नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। कभी सोचा है कि बच्चों पर अपनी उम्र से ज्यादा जानने का कितना दबाव होता है, या ये कि ज्ञान पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही कब्जा क्यों होना चाहिए? और क्या जीवन साथी चुनने के लिए मिट्टी के ढेलों पर भरोसा किया जा सकता है? सुनने में ये सवाल शायद बहुत अलग-अलग लग रहे हों। हाँ, लेकिन आज से 100 साल पहले एक लेखक ने इन सबको एक ही धागे में पिरो दिया था। आज हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के दिमाग की दुनिया में उतर रहे हैं। और हमारे सामने हैं उनकी 3 बहुत छोटी लेकिन बेहद असरदार रचनाएं सुमरिनी के मन के। और गुलेरी जी कोई आम लेखक तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं, वो अपने समय के एक बौद्धिक दिग्गज थे। सोचिए, एक ही इंसान संस्कृत, पाली, प्राकृत से लेकर अंग्रेजी, फ्रेंच और लैटिन तक जानता हो। वो इतिहास, भाषा विज्ञान, इन सब के गहरे जानकार थे। और उन्होंने अपनी सारी विद्वत्ता को निचोड़कर इन 3 छोटे निबंधों में भर दिया है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है इन 3 मनकों की गहराई में उतरना। बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे गुलेरी जी ने 3 अलग-अलग कहानियों के जरिए समाज की 3 सबसे बड़ी दीवारों पर चोट की। कौन सी 3 दीवारें? रट्टू तोते बनाने वाली शिक्षा, सवाल उठाने से रोकने वाला धर्म और तर्क को खारिज करने वाला अंधविश्वास। तो चलिए इसकी शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सारी दीवारें बननी शुरू होती हैं, स्कूल से। हाँ, पहला निबंध है बालक बच गया। कहानी एक स्कूल के सालाना जलसे की है और मंच पर हेडमास्टर साहब का 8 साल का बेटा खड़ा है। और गुलेरी जी उसका जो वर्णन करते हैं वही अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल, वो कहते हैं उसका चेहरा पीला था, आंखें सफेद थीं और नजरें जमीन से उठी नहीं रही थीं। ये शब्द बहुत ध्यान से चुने गए हैं, पीला मुंह, सफेद आंखें। ये किसी स्वस्थ जिंदा दिल बच्चे के लक्षण तो बिल्कुल नहीं है। नहीं? ये दिखाता है कि उस बच्चे की सारी स्वाभाविकता, सारा बचपन जैसे निचोड़ लिया गया है। उसे ज्ञान की प्रदर्शनी का एक मोहरा बना दिया गया है। ये कैसे पूछे जा रहे हैं? बिल्कुल। मतलब अच्छों के पसीने छूट जाए। हाँ, क्या क्या पूछा जा रहा था? धर्म के 10 लक्षण, 9 रसों के उदाहरण, इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें की पत्नियों के नाम और तो और पेशवाओं का पूरा वंश वृक्ष। 8 साल के बच्चे से। हाँ, और वो बच्चा एक मशीन की तरह बिना रुकी सारे जवाब दिए जा रहा था। बिल्कुल। और यही गुलेरी जी उस शिक्षा व्यवस्था पर हमला कर रहे थे जो बच्चे को इंसान नहीं बल्कि जानकारी भरने का एक बर्तन समझती है। ये तो आज के कोचिंग सेंटरों की याद दिलाता है। सही बात है। वो उस रटंत विद्या के खिलाफ आवाज उठा रहे थे जो बच्चे की मौलिकता को ही मार देती है। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। वो इनाम वाला हिस्सा। हाँ, एक बुजुर्ग ने बच्चे से पूछा कि वो इनाम में क्या चाहता है। उसके पिता और टीचर तो उम्मीद कर रहे थे कि वो कोई मोटी सी किताब मांगेगा। अपनी विद्वता का और सबूत देने के लिए। बिल्कुल, सब सांस रोक के खड़े थे। उस बच्चे पर कितना दबाव होगा, हम सोच ही सकते हैं। लेकिन वो बच्चा कुछ देर सोचता है और फिर बहुत धीरे से दबी हुई आवाज में कहता है, लड्डू। लड्डू। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा ये लड्डू शब्द इतना ताकतवर क्यों है। क्योंकि ये लड्डू उस बच्चे के दबे हुए बचपन की चीख है। अच्छा। ये उसकी प्राकृतिक इच्छा की जीत है, उस पर थोपी गई विद्वता के ऊपर। अच्छा। गुलेरी जी लिखते हैं कि ये सुनकर उन्होंने सुख की सांस ली क्योंकि बालक बच गया। बालक बच गया। हाँ, वो कहते हैं कि बच्चे की ये पुकार किसी जिंदा पेड़ के हरे पत्तों की मीठी सरसराहट जैसी थी, ना कि किसी सूखी लकड़ी की अलमारी के पन्नों की खड़खड़ाहट जैसी। वाह, मतलब संदेश साफ है। शिक्षा बच्चे पर लादी नहीं जानी चाहिए, सहज पके सो मीठा होए। बिल्कुल। तो शिक्षा के क्षेत्र से अब आगे बढ़ते हैं धर्म की तरफ। यहाँ तो सवाल पूछना और भी मुश्किल हो जाता है, और यहीं से जुड़ा है उनका अगला निबंध घड़ी के पुर्जे। हाँ, और इसमें वो धर्म के ठेकेदारों पर सीधा और बहुत मजेदार व्यंग्य करते हैं। वही घड़ी तो उदाहरण देते हैं, है ना? जी। धर्मगुरु कहते थे कि भाई, धर्म का रहस्य जानना हम आम लोगों का काम नहीं है। जैसे घड़ी समय जानने के लिए होती है, तो बस किसी से समय पूछ लो, या ज्यादा से ज्यादा घड़ी देखना सीख लो। लेकिन उसे खोलने, उसके पुर्जे गिनने, उन्हें साफ करके फिर से लगाने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। ये काम तो सिर्फ धर्माचार्यों का है, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपना काम करो। और यहीं पर गुलेरी जी इसी उदाहरण को पकड़कर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो कहते हैं बहुत अच्छा तर्क मान लिया, लेकिन अगर आपकी घड़ी में आधी रात बजी हो और पड़ोसी की घड़ी में दोपहर के 12,
तो क्या करें? तो क्या हमें ये जानने का हक नहीं है कि कौन सा पेज बिगड़ गया है? या क्या हम आंखें बंद करके बस किसी एक पर भरोसा कर लें? पर एक मिनट, क्या ये तुलना थोड़ी ज्यादा सरल नहीं है? मेरा मतलब, एक घड़ी तो एक मशीन है जिसे कोई भी खोलना सीख सकता है, लेकिन धर्म ग्रंथों की भाषा, उनके गूढ़ अर्थ, उनकी व्याख्या, उसे समझने के लिए तो शायद सच में विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती हो। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें उस समय के माहौल में मिलता है। गुलेरी जी ये बातें उस दौर में कह रहे थे जब भारत में आर्य समाज जैसे सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे। अच्छा। और इन आंदोलनों का एक मुख्य नारा था, वेदों की ओर लौटो। मतलब वेदों को समझने के लिए किसी बिचौलिए या पुरोहित की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को उसे खुद पढ़ने और समझने का अधिकार है। घड़ी के पुर्जे उसी वैचारिक क्रांति की एक साहित्यिक आवाज है। तो ये असल में पुरोहितवाद पर हमला है। बिल्कुल, और वो इस हमले को और तेज करते हैं। वो आगे सवाल करते हैं कि क्या उन धर्माचार्यों को खुद भी घड़ी ठीक करनी आती है, या वो बस अपने परदादा की बंद पड़ी घड़ी जेब में डाले घूम रहे हैं, जिसे न चाबी देना आता है न सुधारना आता है। लेकिन अगर कोई दूसरा हाथ भी लगाए तो उस पे चिल्लाने लगते हैं कि देखो ये धर्म को बिगाड़ रहा है। मतलब साफ है, गुलेरी जी कह रहे थे कि ज्ञान किसी की जागीर नहीं है। ये क्या बात हुई कि तुम ही सब कुछ जानोगे और हम बस हाथ जोड़े खड़े रहें? हाँ, जानने की इच्छा और सवाल पूछने का हक हर किसी को होना चाहिए। किसी भी विषय को रहस्य के पर्दे में नहीं लपेटा जाना चाहिए, चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो। ये एक पैटर्न दिखाता है। पहले निबंध में शिक्षा की कृत्रिम व्यवस्था पर सवाल, अब धर्म के एकाधिकार पर। ऐसा लगता है गुलेरी जी हर उस चीज पर चोट कर रहे हैं जो इंसान के सीधे सहज अनुभव और तर्क के बीच में आती है। आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। गुलेरी जी हमेशा प्रत्यक्ष को कृत्रिम और अमूर्त से ऊपर रखते हैं। जैसे बच्चे का लड्डू एक प्रत्यक्ष प्राकृतिक इच्छाएं, रटे हुए जवाब कृत्रिम है। घड़ी को खुद खोल कर देखना एक प्रत्यक्ष अनुभव है, जबकि धर्मगुरुओं के उपदेश अमूर्त नियम है। अच्छा। और यही सोच हमें उनके सबसे अनोखे और मजेदार निबंध ढेले चुन लो में अपने चरम पर दिखती है। ढेले चुन लो, इसका तो नाम ही बड़ा अजीब है ना? गुलेरी जी इसकी शुरुआत शेक्सपियर के मशहूर नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस से करते हैं, जहां नायिका पोर्शिया से शादी करने के लिए राजकुमारों को 3 संदूकों में से सही संदूक चुनना होता है। हाँ, सोने, चांदी और शीशे का संदूक। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी ही एक लॉटरी तो हमारे यहाँ वैदिक काल से चल रही थी। हाँ, वो एक प्राचीन भारतीय प्रथा का जिक्र करते हैं जो आश्वलायन और गोभिल जैसे गृह्य सूत्रों में मिलती है। गृह्य सूत्र मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है? नहीं, ये असल में प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें घर परिवार में होने वाले संस्कारों और रीति रिवाजों के नियम लिखे होते थे। ये एक दस्तावेजी प्रथा थी। और प्रथा थी क्या? शादी के वक्त लड़की के सामने अलग अलग जगहों से लाई गई मिट्टी के 8-10 ढेले रख दिए जाते थे। मिट्टी के ढेले? हाँ, कोई ढेला यज्ञ की वेदी से, कोई गौशाला से, कोई खेत से और एक ढेला शमशान से भी। और लड़की को अपनी मर्जी से उनमें से एक ढेला चुनना होता था। और उसके चुनाव से ये तय होता था कि उसकी होने वाली संतान कैसी होगी। बिल्कुल। ये तो बहुत ही अनोखा है। मतलब अगर उसने वेदी का ढेला चुना तो माना जाता था कि उसका पुत्र वैदिक पंडित और विद्वान होगा। गोबर का ढेला चुना तो संतान पशुओं के धनी होगी। खेत की मिट्टी चुनी तो जमींदार पुत्र पैदा होगा। और अगर दुर्भाग्य से शमशान की मिट्टी वाला ढेला चुन लिया तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता था। तो गुलेरी जी इस पुरानी प्रथा का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या वो इसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसका इस्तेमाल एक बहुत तीखा सवाल पूछने के लिए करते हैं। क्या सवाल? वो कहते हैं, चलो मान लिया कि ये एक अंधविश्वास है, लेकिन फिर वो पूछते हैं, अपनी आंखों से देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के इन ढेलों पर भरोसा करना अगर बेवकूफी है, हाँ, तो फिर लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे मंगल, शनिचर जैसे मिट्टी और आग के ढेलों यानी ग्रहों की काल्पनिक चाल के हिसाब पर अपनी जिंदगी के फैसले करना अक्लमंदी कैसे हो गया? वाह, ये तो सीधा ज्योतिष पर हमला है। एकदम। वो एक अंधविश्वास की तुलना दूसरे ज्यादा प्रचलित अंधविश्वास से कर रहे हैं। उनका तर्क बहुत सीधा और शक्तिशाली है। हाँ, वो कबीर का दोहा भी याद दिलाते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब उस पत्थर की मूर्ति से तो ये चक्की भली है जो कम से कम अनाज पीसकर पेट भरने के काम तो आती है। बिल्कुल। गुलेरी जी का भी यही कहना है,
जो चीज सामने है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका कोई ठोस आधार है, वो उन काल्पनिक चीजों से हमेशा बेहतर है जिनका कोई सबूत नहीं। ढेला कम से कम असली तो है। हाँ, उसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। ग्रहों की चाल तो सिर्फ गणनाओं और कल्पनाओं में है। तो इन 3 निबंधों को एक साथ देखने पर एक बात साफ होती है। गुलेरी जी इंसान की स्वाभाविकता, उसकी जिज्ञासा और उसकी तर्क करने की शक्ति के पक्ष में खड़े थे। चाहे वो एक बच्चे की लड्डू की मासूम चाहत हो या धर्म के रहस्यों को खुद जानने की इच्छा। ऊपर लिखे गए निबंध नहीं है, नहीं। ये एक ही दर्शन की 3 अभिव्यक्तियां हैं जी। कि इंसान को अपनी सहज बुद्धि, अपनी आंखों और अपने तर्क पर भरोसा करने का हक है। चाहे सामने शिक्षा की दीवार हो, धर्म की या परंपरा की। बिल्कुल। और 100 साल बाद भी उनकी ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम आज भी किन व्यवस्थाओं को बिना सवाल किए मान लेते हैं। बिल्कुल। तकनीक बदल गई है, समाज बदल गया है, पर शायद इंसान के बुनियादी सवाल वही हैं। हाँ। मैं क्या जान सकता हूँ, मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए, और मुझे सवाल पूछने का हक क्यों नहीं है? हाँ। और गुलेरी जी की खासियत ये है कि वो कोई भारी भरकम उबाऊ भाषण नहीं देते। जी। वो छोटी छोटी मजेदार कहानियों और उदाहरणों से बहुत गहरी बात कह जाते हैं। बिल्कुल। उनकी शैली में एक खास किस्म की शरारत और व्यंग है जो उनकी बातों को आज भी ताज़ा बनाए रखता है। बिल्कुल। तो आज के इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। गुलेरी जी ने अपने समय की शिक्षा, धर्म और परंपराओं की घड़ी को खोलकर देखने की हिम्मत की थी। आज के दौर में हमारे जीवन का ऐसा कौन सा हिस्सा है, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी मान्यताएं, जिसे हम एक बंद घड़ी की तरह बिना सवाल किए मानकर चल रहे हैं और जिसे शायद अब खोलकर उसके पुर्जों को जांचने परखने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।